हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडी एक्सप्रेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और उसका पहला भाग, जहां हम डिस्कस करेंगे संविधान का निर्माण तथा विशेषताएं। ठीक है, हम जानेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी कार्यप्रणाली क्या थी और संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान का निर्माण। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। ठीक है, 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1935 में। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था और इसे ही 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने एक कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रिप्स मिशन के भारत आने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि स्वतंत्र संविधान का निर्माण। ठीक है, और वो एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे और ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, पर बात यहाँ पर भी नहीं बनी थी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। ठीक है, क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। कैबिनेट मिशन ने भी दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, परंतु उसने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी थी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। ठीक है, अब हम अगर संविधान सभा के गठन की बात करें तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर। ठीक, इसकी कुछ विशेषताएं थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या को 389 रखा गया, 389, जिसमें से ब्रिटिश भारत की जो सीटें थी वो थी 296 और देसी रियासतों को जो सीटें आवंटित की गई थी उनकी संख्या थी 93। ठीक है, हर प्रांत व देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी, यानी कि अगर मोटे तौर पर कहे तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो निर्धारण था वो तीन प्रमुख समुदायों के बीच किया गया और ये तीन समुदाय थे मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। सामान्य का मतलब था जो लोग मुस्लिम में या सिख में नहीं आते। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चयन था प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया। संविधान सभा जो थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई तथा आंशिक रूप से नामांकित थी। आंशिक रूप से नामांकित मतलब देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो था वो रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ चुनाव के द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वह आंशिक रूप से चुनी हुई थी तथा आंशिक रूप से नामांकित थी। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा हुआ। ठीक, देसी रियासतों ने शुरुआत में खुद को संविधान सभा से अलग कर रखा था। ठीक है,
इसलिए जो 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थी वो स्टार्टिंग में नहीं भर पाई थी, क्योंकि जितने भी देसी रियासत थे उन्होंने संविधान सभा से अपने आप को अलग करके रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि शायद जब देश का विभाजन होगा तो वे एक अलग देश बनेंगे। सबकी मंशा यही थी, ठीक है, जिसे बाद में सरदार पटेल ने सभी रियासतों को मिलाकर ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब अगर हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली की बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वह हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, मुस्लिम लीग जो स्टार्टिंग से एक संविधान सभा के खिलाफ था, उसका मानना था कि भारत का दो हिस्सों में बंटवारा हो जाए और हर देश की एक अपनी अलग संविधान सभा हो। उसने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है, सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जैसे कि फ्रांस में हुआ था। ठीक है, फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया तथा बी.एन. रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक दी थी। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बोला गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब हमारे देश का संविधान कैसा होगा, ये उसका एक ढांचा उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में बताया था। ठीक है, संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और 2 साल 11 माह तथा 18 दिन में हमारे देश का संविधान कंप्लीट हुआ, लिखा गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1949 को इस संविधान को भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया। हमारे संविधान को जब अपनाया गया था तो संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया, क्या राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी। अब जब संविधान बन रहा था या उसका निर्माण हो रहा था तो कई समितियां बनी थी, छोटी बड़ी। ठीक है, बहुत जो बड़ी समितियां हैं वही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें जो सबसे पहले है वो है हमारी संघ शक्ति समिति, और संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ठीक है, और इसके दो भाग थे, एक मौलिक अधिकार उप समिति थी और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ साथ ही संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि लिखित और मौखिक। लिखित का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है, और अलिखित या मौखिक जैसे ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
ठीक है, इसे जब अपनाया गया था तो एक प्रस्तावना, 355 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, 22 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि विभिन्न स्रोतों से ग्रहित है। मतलब हमारे देश का जो संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं वो कई देशों से लिया गया है। ठीक है, अगर हम दार्शनिक भाग की बात करें, दार्शनिक भाग मतलब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, तो मूल अधिकार लिया गया अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। इसी प्रकार बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो कई देशों से ली गई हैं। ठीक है, जिन्हें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, मतलब कठोरता तथा लचीलेपन का मिला जुला रूप। हमारे देश का जो संविधान है ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ही ज़्यादा लचीला है, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारा मन पड़ेगा हम इसमें चेंजेस ला देंगे, ये संशोधन कर देंगे। ठीक है, संविधान के बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो कठोरता तथा लचीलेपन का मिला जुला रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो ये हैं कि जैसे शक्तियों का विभाजन, ठीक है, लिखित संविधान होना, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सारे जो लक्षण हैं वो संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वह एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था को फॉलो करता है। इसके बाद संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा राज्यसभा। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। ठीक है, और संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं। ठीक है, सेवा निवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखा गया है। ऐसी कई पॉइंट्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ठीक है, इसके बाद है मौलिक अधिकार। 7 मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में दिए गए थे, अब तो 6 अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज 6 मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यानी कि जब भी कोई सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो जब नियम बनाएगी या कोई कानून बनाएगी तो उनमें ऐसे सिद्धांतों को अपनाएगी जो कि सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति में सहायक हो। ठीक है, इसके बाद है हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, और इसे आपातकाल के बाद शामिल किया गया था। ये सारे पार्ट हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत
का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, हर धर्म को यहाँ पर पलने बढ़ने की पूर्ण आज़ादी है। वयस्क मताधिकार, ठीक है, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, संपत्ति आदि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना वोट डालने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ये कुछ संविधान के इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें